हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 36। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे सर्च करना त्रिगीतम। वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर लेना। और जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे जितने लेक्चर्स हैं, तो इससे रिलेटेड जितना पीडीएफ है मैं सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ इस वाले एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना इंग्लिश टास्क एंड टेस्ट, और इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसमें पूरा सेक्शन वाइज करके बना हुआ है, प्लेलिस्ट वाइज करके बना हुआ है, मतलब जिस तरीके सीक्वेंस में बना हुआ है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, तो उस प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ ये एप्लीकेशन, ताकि आपको मटेरियल ढूंढने में आसानी हो। और दूसरी बात है जैसे आपके फ़ोन में रहता है ना पीडीएफ, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर है ना, कहाँ पर आप रखे हो। तो यहाँ पर जाओगे, आप डेली ओपन करोगे, डेली ओपन करके पढ़ सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, डाउनलोड भी कर सकते हो जा करके, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आसानी से। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, सारे वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं पर्सनली लोगों को गाइड करता हूँ, और इस पर जाके आपको लिखना है पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बता दूंगा ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। अच्छा, आपने कभी गौर किया, मतलब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कि मैं इस सीरीज़ में जो भी रूल्स बताता हूँ आपको क्या सारे बुक्स में मिल जाते हैं? आप मुझे बताना ज़रूर। जैसे कि मान लिया जाए आज मैं टू का प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ। टू का प्रयोग जो भी बुक है, आज आपको एक टास्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जाना, ओपन करना, एडवर्ब वाले सीरीज़ को जाना, चेक करना। सिर्फ एडवर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस सीरीज़ में मैं जितने टॉपिक पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर एडवर्ब हो, आज जा करके चेक करना एडवर्ब वाले टॉपिक में। जैसे मैं आज टू पढ़ाने वाला हूँ, इसके पहले क्वाइट पढ़ाया था, है ना, फिर रादर पढ़ाया था। तो जितना इससे रिलेटेड जितने सारे रूल्स हैं, जितना मैं बता रखा हूँ, क्या आपके बुक में अवेलेबल है? आप जा करके चेक करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इससे मुझे भी एक चीज़ फ़ायदा होगा कि मैं इस चीज़ को मतलब समझ पाऊँगा कि क्या सच में आप जो बुक पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है या नहीं, या फिर सफिशिएंट है या नहीं। क्योंकि मैं नीतू सिंह की बुक देखा, और कई सारे बुक को देखा। नीतू सिंह की बुक मैं कल ही देखा हूँ पहली बार। इससे पहले मैं सिर्फ एक पीडीएफ किसी ने भेजा था कि सर ईडीएम वाले सीरीज़ को करा दो, तो मैं उसी के लिए करा दिया था यूट्यूब पे। हालांकि उससे पहले मैं कभी मतलब कल से पहले तो मैं कभी उस बुक को देखा नहीं था अच्छे से, ग्रामर वाले सीरीज़ को। तो मैं कल देखा नीतू सिंह के बुक को, तो मुझे लगता है कि आप पीटी तो निकाल लोगे, मेंस आप नहीं निकाल पाओगे उस बुक को पढ़ करके। और अगर निकाल भी लेते हो तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस बुक में सफिशियंट कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती है ना, मतलब एमटीएस लेवल का, और फिर बहुत छोटे छोटे लेवल का, उसको आप पढ़ के कर सकते हो। और एक चीज़ और भी मुझे लगा उस बुक में, कि आप जिस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हो ना, बस वही रूल्स को वहाँ पर दिया है। जिस चीज़ को आप पढ़ के नहीं समझ सकते, बिना टीचर का आप नहीं समझ सकते, वो सारे रूल्स तो है ही नहीं। जैसे कि मान लिया जाए आप टू वाले टॉपिक को वहाँ ढूंढोगे, पता चलेगा एक रूल या दो रूल वहाँ पर दे रखा है, बाकी रूल्स तो है ही नहीं। अगर उस बुक को पढ़ करके कोई स्टूडेंट मेरे सामने आए और बोले कि सर आप मेरा ग्रामर चेक करो, और अगर उस बुक को मैं एक बार गो थ्रू हो लिया, तो मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन, मतलब जितने कॉम्प्लेक्सन होते हैं, जितने कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उससे रिलेटेड सीपीओ और सीजीएल के मेंस में पूछता ही पूछता है, और बैंकिंग में तो अक्सर ही पूछता है। तो ये बुक ना मुझे लगता है कि पीटी लेवल के लिए बेस्ट है, और एकदम आसान लैंग्वेज में समझाया है। लेकिन जिस तरीके से आसान लैंग्वेज में मैं आपको इस सीरीज़ को करा रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रूल्स जितने होते हैं ना, सब कुछ समझ पा रहे होगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जाना अपने बुक में सर्च करना ये सारे टॉपिक को, एडवर्ब वाले टू को, क्वाइट को, रादर को, और भी मतलब जो भी टॉपिक आपको लगे कि देखते हैं मैच करके कि सर जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, इससे कितना भिन्न है वो बुक, या फिर मैच हो रहा है या नहीं, या फिर रूल्स मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आप पढ़ोगे कोई एक कॉन्सेप्ट को, और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो उस बुक में दे ही नहीं रखा होगा, तो फिर आपको इस सीरीज़ को फॉलो करना ही चाहिए। और एक बात तो गारंटी है कि आप अगर इस रूल को फॉलो कर लिए, 1000 गोल्डन रूल्स वाले रूल्स को, तो इंडिया के जितने सारे मेंस के एग्ज़ाम होते हैं ना, आप जा करके लिखना, आपको इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा, आप अपने जीवन में भी आपको लगेगा कि मैं ग्रामर को पढ़ा हूँ, एकदम ढंग से पढ़ा हूँ, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आश्वस्त करता हूँ आपको, और जा करके पढ़ाई करना, मतलब इस सीरीज़ को फॉलो करना अच्छे से, देखना कितना फ़ायदा होता है पूरे जीवन में। अब ज़रा बात करते हैं, देखो टू का प्रयोग है आज के सेशन में।
देखते हैं टू से रिलेटेड क्या क्या रूल्स आता है। सबसे पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि टू का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में होता है। तो टू का क्या अर्थ निकला यहाँ पर कि ज़रूरत से ज़्यादा। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर, समझना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वेरी का भी प्रयोग करके मैं बताया हूँ ताकि आप समझो डिफरेंस। यहाँ पर है इट इज़ वेरी कोल्ड एट माई प्लेस, कि मेरे जगह पर बहुत ही ठंड है। अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको इस ठंड से मज़ा आ रहा हो, समझ रहे हो, या फिर बहुत ठंड है, आप सिंपल मतलब एक स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी को बता रहे हो। लेकिन अगर इस वेरी के जगह पर यहाँ पर मैं टू लगा दूँ तो इसका अर्थ में क्या परिवर्तन होता है, ज़रा ध्यान से समझना। इट इज़ टू कोल्ड एट माई प्लेस, इसका मतलब है कि इतनी ठंड है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो समझ में आई बात कि टू का प्रयोग किस सेंस में होता है, मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में, ज़रूरत से ज़्यादा। समझ रहे हो बात को, मतलब बर्दाश्त से बाहर की ठंड है, ये इसका अर्थ निकला। लेकिन इट इज़ वेरी कोल्ड अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्दाश्त से बाहर है, हो सकता है आपको मज़ा आ रहा हो उस ठंड में। बात को समझने की कोशिश करना। अब फिर आप उस डिग्री को बता रहे हो, उस कोल्ड के डिग्री को बता रहे हो, लेवल को बता रहे हो कि कितना ज़्यादा कोल्ड है, बहुत कोल्ड है। लेकिन अगर टू कोल्ड बता दिया इसका मतलब बर्दाश्त से बाहर की ठंड है, समझ रहे हो, जो अनडिजायरेबल है, समझना। और वेरी का यूज़ डिजायरेबल के सेंस में होता है मोस्टली, और टू का प्रयोग अनडिजायरेबल के सेंस में होता है। बात क्लियर है, तो ध्यान देना। जैसे एक और यहाँ पर एग्जांपल है, ही इज़ वेरी टॉल, मतलब वह बहुत लंबा है। मतलब हो सकता है कोई लड़का बहुत लंबा है, लेकिन ही इज़ टू टॉल कहने का मतलब है कि भाई इतना लंबा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो, मतलब 10 साल का लड़का है और अगर वो 6 फीट हाइट है उसका, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सेंस यही निकलता है, ही इज़ टू टॉल। क्लियर। तो यहाँ ध्यान देना कि टू का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा के सेंस में होता है, इसके अर्थ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है टू और टू के स्ट्रक्चर को आज समझेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड मैं सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। तो इसका अर्थ क्या निकला, यहाँ पर कहीं भी नॉट का प्रयोग है, कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग नेगेटिव में निकलता है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग देता है। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट का मतलब कि इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। समझ रहे हो, मतलब इट इज़ सो कोल्ड दैट वी कैनॉट गो आउट। बात समझ रहे हो, तो इसका ये अर्थ निकलता है। चलिए अगला का देखते हैं। द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, मतलब प्रश्न इतने कठिन थे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर बात को समझना कि नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी इसका मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है। इसका मीनिंग भी आप समझ गए, इसका स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना इस तरीके से कि यहाँ पर टू है और यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देख रहे हो। अब ज़रा बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, और लास्ट में फॉर अस को हम रख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अस। नहीं कर सकते, वैसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हूँ कि अगर आपके किसी मेंस के एग्जाम में इसको टारगेट कर लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि ऊपर के स्ट्रक्चर में दो बातों का ध्यान जरूर रखना। कौन से स्ट्रक्चर में, टू और टू वाले स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखनी है आपको। देखो यहाँ पर दिया है द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अस, मतलब टू डिफ़िकल्ट लिखा, टू सॉल्व लिखा, और अगर इस तरीके से फॉर अस आ गया, फिर फॉर मी आ गया, फॉर यू आ गया, तो इस तरीके से आप लास्ट में इसको नहीं रख सकते। कहने का मतलब है कि प्रोनाउन को यहाँ पर फॉर के साथ नहीं रख सकते लास्ट में, ठीक है। कहाँ रखना होगा, टू सॉल्व से जस्ट पहले रखना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व। तो इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना है, इससे रिलेटेड हो सकता है आपके मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे दे कभी। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर बोला है कि द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व देम। अब होता क्या है कि यहाँ पर टू सॉल्व है आपका इन्फिनेटिव, है ना, टू इन्फिनेटिव। इसका समझने वाली बात है कि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, समझो ज़रा, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो क्वेश्चन ही है भाई, है ना, क्वेश्चन है। देखो और एक सेकेंड, द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व। टू सॉल्व का सब्जेक्ट कौन है,
ये पहले समझने की कोशिश करो। सब्जेक्ट कौन है? तो क्वेश्चंस ही है ना, क्वेश्चंस ही है। क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर एक मतलब इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? देम का इस्तेमाल किया गया, मतलब प्रोनाउन देम का इस्तेमाल किया गया है ना, जो कि इसका ये वाला यूज़ गलत होता है। मतलब इस सब्जेक्ट के लिए हम इस इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट है द क्वेश्चंस, इसके लिए हम कोई भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व देम, इस तरीके से यूज़ गलत होता है। देम को नहीं लिखना पड़ेगा, बिना प्रोनाउन को इसको लिखना पड़ेगा। द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, क्योंकि टू सॉल्व देम इस तरीके से है ना, आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प देम, इस तरीके से लिखते हैं ना, आई एम हैप्पी टू हेल्प देम, इस तरीके से हम देम का प्रयोग करते हैं किसको, जैसे कि आई एम हैप्पी, है ना, आई एम हैप्पी करके, आई एम हैप्पी टू हेल्प देम, मतलब देम का प्रयोग हुआ यहाँ पर किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए, मतलब एज ए प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं टू हेल्प के बाद। तो ये वाला जो रिदम बना रहता है ना आपके दिमाग में, तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में दे दे टू सॉल्व देम, देख रहे हो इन्फिनेटिव के बाद देम का प्रयोग है, मतलब कोई प्रोनाउन का यूज़ है, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस तरीके से तो हम यूज़ करते हैं आई एम हैप्पी टू हेल्प देम। तो पता चलेगा कि इसी रिदम के वजह से, इसी एक पैटर्न की वजह से आपका जो दिमाग में बना हुआ है, आप इसको भी सही टिक कर दिए, है ना, और फिर गलत नहीं माने इसको, जो कि बिल्कुल इसका यूज़ गलत है टू और टू वाले स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो आपको उसके बिना लिखना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा, अगला देखो यहाँ पर है द मूवी वॉज टू लॉन्ग टू एन्जॉय इट। अब देखो टू एन्जॉय है ना, इसके पहले टू आया है TOO, इसके बाद एक प्रोनाउन इट का प्रयोग हुआ है द मूवी के लिए, जो कि गलत है। इसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, इसको सिंपली लिखना पड़ेगा द मूवी वॉज टू लॉन्ग टू एन्जॉय। अच्छा, यहाँ पर इट कॉपी हो गया है ना, इसको इट को हटा लेना, ठीक है, इसको इट को हटा लेना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब ज़रा देखो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस रूल से रिलेटेड। पहला रूल ये कह रहा था कि टू और टू के स्ट्रक्चर को आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है, इसका अर्थ को ध्यान में रखना है। इसका अर्थ ये होता है इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, का मतलब कि इतनी ठंड कि बाहर नहीं जाया जा सकता। हालांकि इसके बीच में कहीं नेगेटिव नहीं, लेकिन इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, मतलब क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट थे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप कह सकते हो आई एम टू टायर्ड टू वॉक। क्या अर्थ हुआ इसका? आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, हिंदी में मीनिंग लिख सकते हो तो लिख देना, ठीक है, इंग्लिश में भी रहेगा उसका, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी लिखोगे हिंदी तो चल जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्या आपको ध्यान में रखनी थी बात, कि इस तरीके से अगर फॉर अस आ गया, फॉर मी आ गया, फॉर यू आ गया, इस तरीके से कोई भी प्रोनाउन का यूज आ गया, तो इसको आपको लास्ट में नहीं रखना है, ठीक है, इसको आपको लास्ट में नहीं रखना है, आपको टू सॉल्व के पहले ही रखना होगा, ठीक है। तो ये टू वाले स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, फॉर अस टू सॉल्व के पहले आएगा। इससे दूसरा रिलेटेड ये था कि इसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, द क्वेश्चंस के लिए, द मूवी के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए ठीक इसके पहले करते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ क्या है कि लेकिन अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कोई नाउन हो तो इसके पहले टू मच और टू मेनी का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टू जो है एक एडवर्ब है ना, टू एक एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और किसी एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। क्लियर? अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले तो हम किसका यूज़ करते हैं, टू का। अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ कि दिस कॉफ़ी इज़ टू मच स्वीट, तो ये गलत हो जाएगा इसका प्रयोग। पता है क्यों? क्योंकि मच का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वीट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले सिर्फ आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू मच का नहीं। टू मच का फिर टू मेनी का प्रयोग कब करेंगे, जब इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होता। समझ गए बात? फिर देखो इसको कैसे लिखेंगे फिर, दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट है ये, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट है, ये इसका मीनिंग होगा। अब ध्यान में यहाँ पर क्या रखना था आपको कि सिर्फ अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम टू मच टू मेनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली आपको टू का इस्तेमाल करना है ना।
टू मच और टू मेनी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब इस एडजेक्टिव के बाद भी कोई नाउन आ रखा है, इस एडजेक्टिव या फिर कोई भी एडवर्ब यहाँ होता है, उसके बाद अगर नाउन होता तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम टू मच और फिर टू मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एडवर्ब दे रखा है, इट हैपेंड टू मच क्विकली। क्विकली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है। इसके पहले टू मच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिंपली आपको टू का इस्तेमाल करना है। टू मच का इस्तेमाल कब करते हैं? जब इस एडवर्ब के बाद भी कोई नाउन होता। अब कहोगे सर नाउन के पहले एडवर्ब कैसे आ गया जबकि वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है? नहीं, मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही कह चुका हूँ कि भाई एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की विशेषता बता सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है, इंटरजेक्शन को छोड़ करके। अब जरा देखो, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ, इसको ध्यान से सुनो, आई हैड टू हेवी बैग्स विथ मी। अब ये कहना कैसे गलत है? ये कहना इसलिए गलत है क्योंकि हेवी यहाँ पर क्या है? हेवी यहाँ पर एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है, भारी है ये। इसके बाद देख रहे हो कि यहाँ पर बैग्स आया है नाउन। अगर नाउन आ गया तो सिर्फ टू से काम नहीं चलेगा, इसके बाद आपको मच का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई हैड टू मच हेवी बैग्स विथ मी। समझ में आई बात? तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब सिर्फ रहे, उसके बाद कोई नाउन ना रहे, तो सिर्फ आपको टू का प्रयोग करना है, वहाँ पर टू मच और टू मेनी का प्रयोग नहीं करना है। तो टू प्लस एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद टू मच होगा या फिर मेनी, यहाँ लिख लो, ठीक है। अगर उस एडजेक्टिव के बाद और फिर एडवर्ब के बाद कोई भी नाउन अगर आ गया तो आपको टू मच और टू मेनी का प्रयोग करना ही पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से। बात समझ गए? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो कि टू का प्रयोग जो होता है वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए होता है। चलिए, क्लियर है। लेकिन अगर सिर्फ वहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो सिर्फ और सिर्फ टू का प्रयोग होगा, टू मच और टू मेनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब आता है तो टू का ही सिर्फ प्रयोग होगा, लेकिन टू मच और टू मेनी का प्रयोग कब होता है? जब इस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद कोई नाउन हो। सिर्फ टू से वहाँ काम नहीं चलेगा जब नाउन आ जाता है पिक्चर में। क्लियर? चलिए फिर से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए ठीक उसके पहले करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ गया है तो उसके पहले टू मच और फिर टू मेनी का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, बात यहाँ तक क्लियर है। अगला रूल कह रहा है कि अगर आपको कहीं दिखाई दे दे ओनली टू, है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वेरी या फिर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से या फिर बहुत के सेंस में। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ, आई विल बी ओनली टू हैप्पी इफ़ यू हेल्प हिम। अगर तुम उसकी मदद करते हो तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, मैं मतलब बिल्कुल ही खुश होऊंगा, है ना। तो ओनली टू का प्रयोग यहाँ पर दे रखा है, ओनली टू हैप्पी, इसका मतलब है वेरी हैप्पी। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू हेल्प हिम। समझ गए बात को? तो ओनली टू का अर्थ होता है वेरी के सेंस में। तो आपको पढ़ने में ऑकवर्ड लग सकता है ओनली टू, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये गलत है। ओनली टू का अर्थ होता है वेरी। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगला रूल कह रहा है कि टू के पहले हम ज़रूरत के हिसाब से मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी देखे, है ना। नहीं, अभी तो हम देखे थे टू मच का प्रयोग, है ना, मच टू का भी प्रयोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू के पहले मच का भी प्रयोग करेंगे, फार का भी प्रयोग करेंगे, रादर, अ लिटल, अ बीट, अ लॉट, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम टू के पहले कर सकते हैं। अब इस रूल को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि मान लिया जाए कभी दे दे रादर टू, है ना, तो आप कहोगे कि सर टू के पहले तो कभी आपने रादर पढ़ाया नहीं था रूल में, जैसे आपके बुक्स में दे रखा है ना। तो ऐसी बात नहीं है। अगर इसके पहले रादर दिख गया, अ लिटल दिख गया, बीट दिख गया, अ लॉट दिख गया, फार दिख गया, मच दिख गया, है ना, तो भी ये करेक्ट होता है। मतलब इस टू को, इस एडवर्ब को इंटेंसिफाई करने के लिए, है ना, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रूल कह रहा है टू मच का प्रयोग। देखो, अभी बोला था कि टू के पहले मच का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि टू मच का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। चलिए सर, मच टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लो क्यों करते हैं ऐसा। सबसे पहली बात, एग्जांपल्स देखो, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर है टू मच पेन। पेन आपका नाउन है तो इसके पहले हम टू मच का प्रयोग करेंगे। टू यहाँ पर दिया है मच टू पेनफुल, यहाँ पर पेनफुल जो है ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हम मच टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ट्रबल इसी तरीके से है आपका नाउन,
तो इसके पहले हम टू मच का प्रयोग कर लिए। अगर ट्रबल सम रहता, ट्रबल के जगह पर ट्रबल सम मतलब एडजेक्टिव रहता है इसका, तो हम टू मच का प्रयोग, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर गड़बड़ क्या है, ध्यान से देना, थोड़ा सा आप इसको इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मच टू होगा, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना मच टू ट्रबलसम, क्योंकि ट्रबलसम आपका एडजेक्टिव है। थोड़ा टाइपिंग एरर कभी कभी हो जाता है। देखो अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। सबसे पहली बात कि यहाँ पर कह रहा है टू मच का प्रयोग नाउन के पहले कैसे होता है। टू देखो, टू क्या है आपका, एक एडवर्ब है, ठीक। मच क्या है आपका, मच आपका एक एडजेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव किसके पहले इस्तेमाल करते हैं, किसी नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। तो नाउन के पहले किसका इस्तेमाल होगा, टू मच का इस्तेमाल होगा। बात क्लियर है, फिर से समझो। नाउन के पहले इसलिए टू मच का प्रयोग हम करते हैं क्योंकि टू आपका एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव के पहले आता है, और मच आपका एडजेक्टिव है, तो मच के पहले मतलब किसके पहले आएगा, मच, नाउन के पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाउन के पहले हम टू मच का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं मच टू का प्रयोग। मच टू का प्रयोग, यहाँ पर देखो, मच आपका क्या है, मच आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। टू आपका क्या है, एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव के बाद भी और पहले भी आ सकता है एडवर्ब, ये एडवर्ब है। अब समझो, अगर हम इसके बाद कोई नाउन पुट कर दें तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले किसको आना चाहिए था, एडजेक्टिव का। बात समझ रहे हो, इसलिए टू मच आया था नाउन के पहले। लेकिन अगर मच टू रहा, अगर मच टू रहा तो क्या करना पड़ेगा आपको, मच टू रहा तो इसके बाद आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है टू, तो टू एडवर्ब है तो किसके पहले आएगा, किसी एडजेक्टिव के पहले आएगा। अब आप कहोगे कि सर नाउन के पहले भी तो एडवर्ब आ सकता है, आता है, मैं बताया भी हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो पिछले सीरीज में जा करके चेक कर लेना। लेकिन इन जनरल जो मैं बात कह रहा हूँ, इसको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इसके केस में टू मच और मच टू के केस में, मच टू के स्पेशल केस में, इसके बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टू आपका क्या है, एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आता है। क्लियर। यहाँ पर टू मच जो है, ये जो है मच आपका एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन आएगा। तो ये क्लियर सी बात है, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना। आगे क्या है कि टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज़ के पहले नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है ये सारे छोटे छोटे रूल्स आपको मिलेंगे आपके बुक्स में कि टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज़ के पहले नहीं होता। लेकिन होता है, कब होता है ये भी मैं इंक्लूड करके रखा हूँ। देखो यहाँ पर शी इज़ टू हैप्पी, है ना, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि हैप्पी जो है एक गुड क्वालिटी को बता रहा है, सैड जो है ये बैड क्वालिटी, सैड जो है ये बैड क्वालिटी या फिर नेगेटिव क्वालिटीज़ को बता रहा है ना। तो पॉजिटिव या फिर गुड क्वालिटीज़ के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि टू जो है वो अक्सर नेगेटिव का सेंस देता है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन ज़रा देखो यहाँ पर हैप्पी जो है ये पॉजिटिव है, मतलब गुड क्वालिटी है, तो इसके पहले टू का प्रयोग हम गलत मानेंगे। किसका प्रयोग करना पड़ेगा इसके जगह पर, वेरी का। तो गुड क्वालिटीज़ के पहले कब टू का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। ये तीन वर्ड्स के पहले, यहाँ पर है नाइस, यहाँ पर है वेल, यहाँ पर है काइंड। ये तीनों वर्ड अगर आपको दिख गए और इसके पहले टू का प्रयोग है, तो आप ये मत समझ लेना आपके बुक के हिसाब से कि नेगेटिव वर्ड के पहले मतलब सिर्फ इस्तेमाल करते हैं टू का। पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं या फिर गुड क्वालिटी के जो वर्ड्स होते हैं उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। आपके बुक में सिर्फ इतना लिखा होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर नाइस, वेल, काइंड ये तीनों वर्ड आपको दिखाई दे गया और इसके पहले टू का यूज़ है तो उसको गलत मत मानना, ठीक है। तो एक तरह से एक्सेप्शन है ये कि नाइस, वेल, काइंड ये पॉजिटिव गुण है किसी के, फिर गुड क्वालिटीज़ है, इसके बावजूद भी हम इसके पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है यहाँ पर इट वॉज टू काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। क्लियर। आई एम फीलिंग टू वेल टुडे, तो ये भी आपका क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ काइंड है, यहाँ पर वेल है। ध्यान रखोगे इस चीज़ का। चलिए, इट वॉज सो नाइस ऑफ यू ऐसे भी कहते हैं, इट वॉज सो टू नाइस ऑफ यू, है ना, टू नाइस ऑफ यू भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइस के पहले टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल ये कह रहा था कि गुड क्वालिटीज़ के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हैप्पी के पहले टू का इस्तेमाल नहीं, वेरी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तीन ऐसे गुड क्वालिटीज़ हैं, नाइस, वेल, काइंड, है ना, ये सारे जो एडजेक्टिव हैं इसके पहले हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अभी मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, है ना, एक बारी फिर से, उसके बाद आगे मैं बढ़ूँगा। टू का प्रयोग देखो क्या है कि टू का प्रयोग मोर देन रिक्वायर्ड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में होता है, पहला रूल। आगे है
टू और टू वाले स्ट्रक्चर को समझना, इसका मीनिंग समझना। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, प्रश्न इतने कठिन थे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। मीनिंग समझ गए, यहाँ पर मीनिंग वाइज दिया था कि नेगेटिव वर्ड ना रहने के बावजूद भी इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। फिर ऊपर के स्ट्रक्चर में यानी टू और टू वाले स्ट्रक्चर में क्या ध्यान देना है आपको। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व फॉर अस, मतलब फॉर अस जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल हम इस टू इन्फिनेटिव के बाद हम नहीं रखेंगे, इसके पहले आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर अस इसके पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। चलिए अगला यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि ये सारे जो सब्जेक्ट है, द क्वेश्चंस, द मूवी, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, देम का, इट का, ये सारा हम प्रयोग नहीं करते। क्लियर। अगला देखो, अगला रूल कह रहा है कि टू का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए इसके ठीक पहले करते हैं। मतलब सिर्फ एडजेक्टिव रहा और फिर एडवर्ब रहा, सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो इसके पहले टू का प्रयोग चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद टू एडजेक्टिव के बाद या फिर एडवर्ब के बाद कोई नाउन आ गया तो वहाँ पर टू मच और टू मेनी का प्रयोग आपको आवश्यकता के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब सिर्फ रहा, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसके पहले टू मच और टू मेनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर नाउन आ गया तो वहाँ पर टू मच और टू मेनी का प्रयोग हम करेंगे। चलिए समझ गए अच्छे से। अब अगला रूल कह रहा है कि ओनली टू का अर्थ होता है वेरी और फिर कंप्लीटली। क्लियर। तो इसको आप गलत मत मान लेना, ओनली टू अगर आपको दिख गया तो। फिर है कि टू के पहले आप मच का प्रयोग कर सकते हो, फार का कर सकते हो, रादर का, अ लिटल का, अ बीट का, अ लॉट का, ये सारे शब्दों का प्रयोग इसको इंटेंसिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि टू मच का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इन दोनों में से टू जो है ये एडवर्ब है, मच एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद नाउन आएगा। मच टू जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव ही आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए, तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, स्पेशल केस। अब आगे देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज़ के पहले होता है, नहीं होता, सॉरी, गुड क्वालिटीज़ के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे हैप्पी के पहले टू का प्रयोग है, जो कि गलत है, यहाँ पर वेरी हैप्पी होना चाहिए। लेकिन तीन ऐसे वर्ड हैं, नाइस, वेल, काइंड, इसके पहले टू का प्रयोग अगर आपको दिया गया तो इसको आप गलत मत ठहरा देना, ये बिल्कुल आपका सही होगा। अब देखते हैं टू और ऑल्सो में फ़र्क, क्योंकि टू का प्रयोग जो होता है वो भी के मतलब ऑल्सो के अर्थ में होता है ना। तो टू का प्रयोग ऑल्सो यानी कि भी के अर्थ में भी होता है। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेकिन जब टू का प्रयोग भी होता है ना, जब टू का अर्थ जो है ये भी होता है, मतलब ऑल्सो होता है, तो इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, जबकि ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता। तो यहाँ पर ये रूल है कि अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि टू का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है मतलब बीच में नहीं होगा, नहीं, बीच में भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं होता। समझ गए बात को? तो अगर आपको ऑल्सो कहीं भी दिख गया लास्ट में तो वो गलत होगा, उसके जगह पर आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ पर है ANDA में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्टली उसी को ले आऊँ। ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस ऑल्सो, ऐसा तो हम लोग इन जनरल स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते। आपको क्या करना पड़ेगा? टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में टू का प्रयोग होता है, ऑल्सो का प्रयोग नहीं होता। तो मैं यहाँ पर ऑल्सो के संदर्भ में, मतलब ऑल्सो से रिलेट करते हुए टू का प्रयोग बताया हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि टू को हम बीच में नहीं रख सकते, है ना। ऑल्सो को भी बीच में रख सकते हैं और टू को भी हम बीच में रख सकते हैं, लेकिन स्पेशल यहाँ पर ये रूल है कि ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते। बात समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि भी के अर्थ में टू का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ राम टू केम विथ अस, मतलब राम भी हम लोग के साथ आया, भी के अर्थ में है। फिर बोल सकते हैं आई टू थॉट शी लुक्ड अनवेल, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि वह अनवेल थी, मतलब अच्छा फील नहीं कर रही थी। ठीक है, तो देख लो राम के बाद टू आया है, आई के बाद टू आया है। कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट के बाद टू जो मिलेगा तो इस टू के पहले भी कॉमा होगा और इस टू के बाद भी कॉमा होगा, तो इसको आप गलत मत ठहरा देना। ठीक है, ऐसा भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी कॉमा लगा सकते थे, तो कॉमा और बिना कॉमा का भी क्या होता है, और एक कॉमा नहीं दो कॉमा होगा, कॉमा होगा तो दो कॉमा होगा, तो यहाँ पर एरर बन सकता है। अगर एक कॉमा दे दिया मतलब वो गलत है, दो कॉमा होना चाहिए या फिर एक भी कॉमा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को?
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि टू का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है टू, आई के बाद राम है, राम के बाद टू है, वी के बाद टू है। और किस तरीके से यूज होता है, या तो बिल्कुल कॉमा नहीं होगा और फिर डबल कॉमा होगा, मतलब आगे पीछे दोनों। क्लियर। अब आगे देखते हैं अगला रूल क्या कह रहा है। देखो अगला रूल ये कह रहा है कि लेकिन टू का प्रयोग इन जनरल मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं होता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर मैं अगर बोलूँ वी हैव टू बीन वेरी प्लीज टू रिसीव द प्राइज ऑन हर बिहाफ, है ना। पिछला सेंटेंस ये है शायद, यही वाला सेंटेंस है, ये वाला। इस सेंटेंस में मैं क्या बताया हूँ आपको कि ये जो मॉडल होता है, जैसे कैन है यहाँ पर, है ना, कैन का प्रयोग है, चाहे कुड का प्रयोग है, और फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे यहाँ पर हैव बीन है, तो हैव बीन में हैव आपका क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते, इन जनरल हम इसका प्रयोग नहीं करते, है ना। और कैन कुड ये सब जो मॉडल होते हैं इसके बाद भी हम इसका प्रयोग नहीं करते। करना हो तो इसके पहले करना है। जैसे वी टू हैव बीन वेरी प्लीज्ड, वी टू हैव बीन वेरी प्लीज्ड, देख रहे हो ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद टू का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट कॉमा और फिर विथ डबल कॉमा, आगे पीछे दोनों के साथ। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मतलब हैव के बाद हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ गए बात को। फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जबकि मतलब पिछले रूल से ही रिलेटेड है कि टू का प्रयोग हम मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं करते, लेकिन ऑल्सो जो है इसका प्रयोग हम मॉडल के बाद कर सकते हैं। और टू बी वाला जो टू बी वैसे भी ऑक्सिलरी वर्ब है, किसी ने डाउट भी पूछा था मेरे विचार से 347 शिल्पा डे, इन्होंने पूछा था एक रूल में, पिछले क्लास के ही रूल से रिलेटेड। मैं वहाँ पर आपको एक रूल बताया था जिसमें ये था कि ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड था और वहाँ पर टू बी से रिलेटेड था, तो मैं दोनों को अलग करके बताया। तो वो एक मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछी कि सर जब टू बी ऑक्सिलरी वर्ब है ही तुम उसको अलग से क्यों बताए आप। तो मैं वहाँ पर इसलिए बताया था क्योंकि टू बी जो है ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर मैं बोलूँ, चलो ऐसे बोलता हूँ कि यू वर वेरी हैप्पी, है ना, यू वर वेरी हैप्पी। अब बताओ यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं, ये आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, फिर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे अर्थ में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब का हेल्प करे, है ना। तो यहाँ पर कोई भी दूसरा मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये हेल्प किसकी कर रहा है? ये तो हेल्प किसी की नहीं कर रहा है। तो या तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा और फिर ये आपका टू बी का एक फॉर्म कहलाएगा। तो इसलिए मैं टू बी को वहाँ पर अलग करके बताया था। क्लियर है। हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है, कोई ये मत समझ लेना कि ये वर्ब है ना, खुश होना ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। तो पता नहीं कितनों को समझ में आया ये वाली बात जो मैं अभी बताया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि मॉडल और टू बी के बाद हम ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टू का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, वी वर ऑल्सो देयर वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, है ना। और फिर टू बी का ही फॉर्म है वर्ब का कौन कौन फॉर्म होता है? ईज होता है, सॉरी बी का फॉर्म कौन कौन होता है? ईज होता है, आर होता है, एम होता है, वॉज होता है, वर होता है ना, और बीन होता है। ये सारी बात है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये सारे जितने फॉर्म होते हैं टू बी के, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते लेकिन ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। और फिर मॉडल के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते लेकिन ऑल्सो को करते हैं। जैसे गरिमा कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, है ना। अब यहाँ पर कैन के बाद ऑल्सो आया है जो कि करेक्ट है। कीर्ति इज ऑल्सो बिकमिंग अ टीचर, अब यहाँ पर इज के बाद आपका क्या आया है? ऑल्सो का प्रयोग है, मतलब टू बी का फॉर्म है इज, इसके बाद हम कर सकते हैं लेकिन टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ऑल्सो का प्रयोग मेन वर्ब के पहले भी होता है। अच्छा, ये सारे रूल्स मैं क्यों बता रहा हूँ? मतलब आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस तरीके के वर्ड आपको मिल जाए तो आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर तो नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। ऑल्सो से रिलेटेड जो भी रूल पढ़ा है तो इसके विशेष रूल तो कभी मैंने पढ़ा नहीं है। तो आपको ध्यान में आएगा, इस चीज़ का ध्यान में आपको आ सकता है कि सर ने बताया था कि मेन वर्ब के पहले ऑल्सो का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना। तो हर वर्ड के पीछे जो भी ग्रामर आता है ये सब कुछ आप कैच कर पाओगे। मतलब अगर इस 1000 रूल्स को अगर आप 10 बार रिवीजन कर लिए ना तो समझो कि
जितने आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे हर एक वर्ड के पीछे की सारी स्टोरी मतलब सारे ग्रामर आपको पता होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं सारा रूल बताते जा रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन ना हो। तो ध्यान देना कि ऑल्सो का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले भी करते हैं। गरिमा ऑल्सो स्पीक्स तमिल, ठीक है। अब अगला रूल क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्पीक्स क्या था, मेन वर्ब था, तो इसके पहले हम ऑल्सो का प्रयोग कर लिए, ये बस रूल है। तो आप ये ऐसा मत सोचना कि ऑल्सो का प्रयोग यहाँ कैसा है, क्यों है ना। तो क्यों है, क्योंकि मेन वर्ब के पहले हम ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल ये कह रहा है कि कई बार हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं, है ना। तो शुरू में देखो कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे बोल रहा है इट्स वेरी ह्यूमिड, यह बहुत ही ह्यूमिड है, मतलब क्लाइमेट के वेदर के बारे में बता रहा है। ऑल्सो मतलब उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, इसके साथ भी यू कैन ईजिली गेट सनबर्न, उसके बावजूद भी तुम क्या कर सकते हो कि सनबर्न हो सकता है तुम्हें, है ना। मतलब आपके सनबर्न मतलब समझ रहे हो कैसे स्किन आपका जल जाता है सन से, धूप से। तो ये इस पॉइंट के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को दिया है यहाँ पर ऑल्सो को ऐड करते हुए। ध्यान देना ऑल्सो के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्या है, एक कॉमा है ना। जैसे यहाँ पर है ही नीड्स टू डेवलप हीज कम्युनिकेशन स्किल, चलिए एक बात उसके बारे में हुई। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा है ऑल्सो कि उसके बाद भी, और फिर भी के सेंस में बोल रहा है ही मस्ट रिफाइन हीज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए उसको, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, मैं फिर से ऑल्सो का प्रयोग और टू के प्रयोग के रूल्स को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप ध्यान में ला पाओ इसको बार बार। देखो यहाँ बोल रहा है कि टू का प्रयोग हम ऑल्सो के सेंस में भी करते हैं, यानी कि भी के अर्थ में भी करते हैं, लेकिन टू का जो अर्थ होता है भी के सेंस में, भी के सेंस में मतलब ऑल्सो के सेंस में जब भी हो तो ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, जबकि ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगला ये बोल रहा है कि भी के अर्थ में टू का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर सकते हैं, जैसे राम टू था, आई टू था, तो बिना कॉमा का फिर डबल कॉमा का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद। फिर अगला ये बता रहा है कि टू का प्रयोग इन जनरल हम मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं करते, है ना। जैसे हैव के बाद यहाँ पर कर लिया, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। हैव बीन है तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि वी टू हैव बीन वेरी प्लीज्ड, अगर इतना है इस सेंटेंस में तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्लीज्ड जो है ये आपका वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर इसका एडजेक्टिव होगा, एक स्थिति है किसी की, है ना। हैव जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और बीन जो है आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि टू का प्रयोग हम इन जनरल मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं करते, तो आपको इसके पहले रखना पड़ेगा। चलिए अगला रूल ये कह रहा है कि लेकिन ऑल्सो का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, मॉडल के बाद भी कर सकते हैं और टू बी के बाद भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि ऑल्सो का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले भी करते हैं, जैसे गरिमा स्पीक्स तमिल, तो इसके पहले ऑल्सो कर सकते हैं, मतलब गरिमा भी तमिल बोलती है, गरिमा ऑल्सो स्पीक्स तमिल, ठीक है। आगे ये है कि कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी क्या कर सकते हैं, ऑल्सो का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब पिछले सेंटेंस का एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर अगर बताना हो तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी एक कॉमा के हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। अगला रूल ये कह रहा है, अच्छा ये तो सारे रूल्स कंप्लीट हो गए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके ध्यान में बार बार ये रूल्स को पढ़ने पे क्लिक होते रहे आपके दिमाग में, है ना। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि टू का प्रयोग हम मोर देन रिक्वायर्ड आने की ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में करते हैं। चलिए ये तो मैं समझा दिया हूँ। अगला है टू के स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट का मतलब होता है इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, ठीक। अगला बोल रहा है कि ऊपर के दो स्ट्रक्चर में मतलब टू वाले में ध्यान रखना कि फॉर अस का प्रयोग हम टू सॉल्व के बाद हम नहीं करते, इसके पहले ही रखना होगा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान में रखनी थी कि ये जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोनाउन आता है इसका इस्तेमाल हम इसके साथ नहीं करते। क्लियर। अब आगे देखो यहाँ पर है टू का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए करते हैं, है ना। लेकिन अगर इस एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो वहाँ पर टू से काम नहीं चलेगा, उसके साथ टू मच और फिर टू मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे है कि ओनली टू का अर्थ होता है वेरी, है ना। तो ओनली टू का यूज़ कभी भी दिख गया तो इसका मतलब ये मत समझ लेना ये गलत है। ओनली टू का मतलब वेरी है या फिर कंप्लीटली है। क्लियर। मतलब आई विल बी ओनली टू हैप्पी इफ़ यू हेल्प हिम, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू हेल्प हिम, ये इसका अर्थ हुआ। अगला बोल रहा है कि टू के पहले मच का प्रयोग, फार का प्रयोग, रादर, अ लिटिल, अ बीट, अ लॉट, ये सारे वर्ड्स का प्रयोग हम
कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगला बोर्ड है कि टू मच का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, जबकि मच टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। इसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता दिया हूँ। फिर अगला बोर्ड है टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज़ के पहले हम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नाइस है, वेल है, काइंड है, ये सारे वर्ड के पहले हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव वाले वर्ड्स हैं और फिर गुड क्वालिटीज़ के वर्ड हैं, इसके बावजूद भी टू का प्रयोग हम इसके पहले कर सकते हैं, बाकी वर्ड के साथ नहीं कर सकते। फिर बोर्ड है टू और ऑल्सो में क्या फ़र्क होता है। तो टू का प्रयोग यानी कि टू का प्रयोग हम ऑल्सो के अर्थ में भी हम कर सकते हैं, मतलब करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम टू का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में नहीं कर सकते। ठीक है। फिर बोर्ड है कि भी के अर्थ में टू का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम टू का प्रयोग बिना कॉमा और फिर डबल कॉमा के साथ कर सकते हैं। फिर अगला रूल ये कह रहा है कि टू का प्रयोग हम इन जनरल मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं करते। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्सो का प्रयोग हम मॉडल और टू बी के बाद हम कर सकते हैं, टू का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर अगला रूल कह रहा है कि ऑल्सो का प्रयोग मेन वर्ब के पहले आता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछले के बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना हो तो ऑल्सो का प्रयोग हम कॉमा के साथ कर सकते हैं। क्लियर है सारे रूल्स। अच्छा, क्या हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी सेंटेंस के शुरू में टू का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टू का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में आप नहीं कर सकते, एंड में कर सकते हैं। समझ गए बात? तो सारी बातें यहाँ पर क्लियर है। टू से रिलेटेड आज के बाद जितने सारे आपको वर्ड्स दिखेंगे, सेंटेंस दिखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ोगे, सब इसके पीछे के स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और ये तभी क्लिक करेगा जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे। तो हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। देखो, सक्सेस पाने के लिए पेशेंस की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपको पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। अकबका करके पढ़ोगे ना कि भाई एक ही दिन में सारा कुछ हमें इकट्ठा कर लेना है, तो गड़बड़ हो जाएगा। धीरे धीरे करना है सब कुछ, है ना। हमेशा एक दो हाथ दोहराता था, पता है, आजकल तो मैं बोल सा गया हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो 100 घड़ा सींचना पड़ेगा पानी, तभी फूल आएगा, फल आएगा, है ना। तो धीरे धीरे सही सीखते रहो। हड़बड़ाओगे काम नहीं बनेगा, फेल कर जाओगे। ठीक है, हड़बड़ाने से नहीं होता, धीरे धीरे प्रयास करने से सब कुछ याद होता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि रिवीजन के चलते क्या करते हैं, सोचते हैं एक ही दिन में मैं 10 बार रिवीजन कर लूँ। नहीं भाई, एक दिन में 2 बार रिवीजन काफ़ी होता है। एक ही दिन में 10 बार रिवीजन किया ना, मतलब 8 बार वो बेकार चला गया आपका टाइम। रिवीजन का भी एक दायरा होता है, टाइम होता है। आज आप पढ़े, फिर कल एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर 1 सप्ताह के बाद पढ़ो, फिर 15 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 महीने के बाद पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो वो चीज़ क्या होता है, दिमाग में बैठा सा रहता है, मतलब बैठ ही जाता है एक तरह से। ठीक है, एक ही दिन में 10 बार रिवीजन करने से अच्छा है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के साथ करो, मतलब थोड़ा सा गैप दो टाइम में। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।